वो पर्सन या डेटिंग ऐप के थ्रू किसी से मिलता है, बुलाता है, लेकिन जब वो मिलता है तो पता लगता है कि वो एक की जगह 2 लोग होते हैं। अभी वो उसको मारना-पीटना शुरू करते, कहते कि देखो हम तेरा वीडियो बनाएँगे, तुम डेटिंग ऐप के थ्रू ऐसे तुम मिल रहे हो लोगों को। आप उसके साथ कर रहे हैं लेकिन प्रिकॉशन होना बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए प्रिकॉशन किसी वजह से रह जाता है, तो पुलिस से पहले आपको अपने राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो राइट टू प्राइवेसी का एक्ट आपके पास है। तो आप पुलिस से ये बहुत पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि सबसे बेटर है कि आप इस नौबत तक ना पहुँचे क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम मनु है और मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो ऑलमोस्ट 14 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपके सामने हूँ। तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो एलजीबीटी कम्युनिटी के हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स के लिए मैं काम करता हूँ। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ अभी मैं पिछले 4-5 साल से सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप पर जो भी कम्युनिटी के साथ जो हेल्थ की इंफॉर्मेशन है या फिर सोशल जो एक्सटॉर्शन या फिर स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन जो भी होता है उसको लेकर के काम करता हूँ। मैं अगर काम के बारे में बात करूँ तो अगेन फिर वही है कि हम काम करते हैं लेकिन ब्रेड एंड बटर की हम बात करते हैं। तो जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो नेटरीच एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग वर्चुअल इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाते हैं। वहाँ पर हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाती है और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो एचआईवी, एसटीआई, प्रेप वैप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दिया जाता है प्लस लोगों को कैसे कहाँ से लेना है और कैसे इससे बचा जाता है। साथ के साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो डेटिंग ऐप पर लोगों के साथ बुलीड होता है या लोगों के बारे में जानकारी किसी और को ट्रांसफ़र होती है, तो उससे कैसे बचा जाता है, उसके लीगल इन्फॉर्मेशन या फिर उसके बारे में हम अगर कहें कि उन लोगों को कैसे या इससे बाहर निकलना है, इसके बारे में हम समझाते हैं, इसके बारे में जानकारी भी देते हैं। तो बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पर है, पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी केस आते तो हम देखते हैं और उसकी जो भी जानकारी डेटिंग ऐप के थ्रू या फिर हमारे सोशल मीडिया के थ्रू लोग हमें रीच करते हैं और उसके बारे में फिर कोशिश करते हैं कि कैसे इससे निकला जाए और हम पूरी कोशिश भी करते हैं कि कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए। मैं एक केस आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। ये किसी इंसान के बारे में है जो रियल केस है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन वो पर्सन या डेटिंग ऐप के थ्रू किसी से मिलता है, बुलाता है और बहुत ज़्यादा जाँच-पड़ताल नहीं करता। पर ये है कि उसके पास नंबर होता है, वो बातें करेगा मिलने के लिए और वो मिलते हैं। लेकिन जब वो मिलता है तो पता लगता है कि वो एक की जगह 2 लोग होते हैं। अभी वो उसको मारना-पीटना शुरू करते, कहते कि देखो हम तेरा वीडियो बनाएँगे, तुम डेटिंग ऐप के थ्रू ऐसे तुम मिल रहे हो लोगों को या फिर तुम जो कोशिश कर रहे हो इस तरीके का काम करने का, हम तुम्हें इसके बारे में जहाँ रह रहे हो वहाँ पर या तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। तो उसका कार्ड लेकर के उसे बिठा देंगे, पिन लेकर उसके पैसे निकाल के तो उसको कहेंगे कि चलो ठीक है कि भई तुम्हारा ये इतना पैसा है, हमने निकाला है लेकिन हम पूरा नहीं निकालेंगे। बहुत मतलब हर एक केस में अलग-अलग होता है। तो जो अभी का रिसेंट केस है अगर मैं कहूँ तो उसका पैसा भी निकाला, उसको मारा-पीटा भी प्लस उसके साथ फ़ोर्सफुली सेक्स भी हुआ। अभी जब वो हमारे पास रीच किया तो हमने सोचा कि सबसे पहले तो इसका हेल्थ कंसर्न है क्योंकि हमें लगा कि अनप्रोटेक्टेड हुआ है तो इसे पैप देना ज़रूरी है। हमें ये नहीं या उसे नहीं पता या हमें नहीं मालूम है कि सामने वाला एचआईवी पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। तो हमने कहा कि ठीक है कि आपको दवाई देनी है तो आप चलें। तो उसको पैप जब देने के लिए बात किया एचआईवी टेस्ट हुआ तो बाय चांस वो पॉज़िटिव निकला। तो वो शायद पहले से ही क्योंकि वो सेक्स वर्क में था या फिर पहले से इस तरीके से अनप्रोटेक्टेड हुआ होगा तो उसका केस पॉज़िटिव आया। एंड बाद में जब हमने कहा कि अभी क्या करना है, तो उसने कहा कि देखो मेरे पॉज़िटिव होने की वजह से मेरे ऑफ़िस में पता लगा तो उसके ऑफ़िस वालों ने भी उसको जॉब से निकाल दिया। पैरेलली यहाँ पर कानूनी भी बहुत गलत है, लेकिन जो सामाजिक तौर से है वो भी काफ़ी गलत हुआ। तो हमने उसे कहा कि देखिए कि आपके साथ ये हुआ, आप क्या चाहते हैं? हम आपके साथ खड़े हैं। तो उसने कहा कि देखो कि अभी तो मुझे केस करना है। जनरली लोग क्या होते हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन केस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कह देते हैं कि हाँ, नहीं ये सब है आप कर लो,
पर हम नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में हमने उसे कहा कि ठीक है कि आपका जो केस है वो हम एफआईआर करने के लिए तैयार हैं। उसके साथ पूरा लीगल प्रोसेस में या फिर जो भी जैसे लेटर लिखना या सबमिट करना, कहाँ जाना, सारा गाइड किया। केस हुआ, फाइनली उन 2 लोगों तक पुलिस पहुँची, 2 लोगों को पकड़ा, जेल में हैं वो अभी, दोनों के दोनों। लेकिन हर केस इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, हर कोई इस तरीके से सामने नहीं आता है। तो मेरा सभी से ये है कि आप लोग अगर मान के चलो अपने आस-पास देखते हैं, तो या तो उसके बारे में चुप मत रहिए, या अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके बारे में ज़रूर आप अपने आसपास बहुत सारी संस्था हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अभी लीगल तरीके से भी अगर मैं बात करूँगा तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, कि लोग वहाँ पर आपके साथ काम करने के लिए आएँगे, मदद के लिए आएँगे। अभी जो बात हम कर रहे हैं कि डेटिंग ऐप का भी, तो डेटिंग ऐप पर बहुत सारे जो भी एक्सटॉर्शंस एंड ऑल होते हैं, तो इसका जब इन्वॉल्वमेंट की बात आती है, आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो कहीं न कहीं पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इम्पोर्टेंट होता है। अभी पुलिस के साथ आपको अब पहले पुलिस से पहले आपको अपने राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो राइट टू प्राइवेसी का एक्ट आपके पास है। तो आप पुलिस से ये बहुत पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो जानकारी है, आप सारी जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसीलिए आपके घर पर या फिर आपके दोस्तों के पास वो जाकर के इस बारे में बात ना करें, या फिर वो कानून जो 377 है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। आप उन्हें बता सकते हैं कि बीइंग अ गे पर्सन कोई क्राइम नहीं है। मेरे साथ अगर ज़बरदस्ती होता है और आज अगर कानून कहता है कि 18 साल से अगर मैं कम हूँ, तब मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती अगर करता हूँ या फिर कोई 18 साल से कम उम्र के साथ अगर ज़बरदस्ती करता है, डेफ़िनेटली वो इल्लीगल है। जो कानून है उसके अंदर सिर्फ़ ये है कि आप 18 साल या उससे ऊपर अगर आप हैं, तो आपका जो कानून साथ देता है, लेकिन 18 साल से कम उम्र के साथ आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि आप उसके साथ कोई भी इस तरीके के संबंध नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा कोई केस होता है तो पुलिस आपको दूसरे अन्य धाराओं के अंदर आपके ऊपर केस बना सकती है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने राइट टू प्राइवेसी के इन्फॉर्मेशन, या फिर आपके साथ अगर इमीडिएट कुछ हो रहा है तो 100 नंबर पे आप कॉल करते हैं। आपकी एफआईआर अगर लॉन्च नहीं हो रही है तो आप 100 नंबर कॉल करते हैं, वो आपकी एफआईआर के तहत आपका काउंट होता है। तो बेसिक राइट्स या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जब पुलिस के सामने आप जाते हैं तो लीगल इन्फॉर्मेशन जब आपको रहता है तो उनका रवैया भी बिल्कुल बदल जाता है। और अभी कहें तो जब पुलिस की जो टाइम टू टाइम जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग मॉड्यूल में भी हर स्टेट के अंदर उनके साथ एलजीबीटी को लेकर के या नालसा जजमेंट को लेकर के या 377 को लेके या एचआईवी को लेकर के उनके सेशन होते हैं, तो जहाँ पर जानकारी है। लेकिन हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप अपने आप को अपडेट रखिए और सुरक्षित रखिए। अगर आप अपने लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, या फिर स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। और अगर वहाँ पर भी आपकी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। ये तो कहीं न कहीं कानूनन तौर के लिए आपको हेल्प करने के लिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि गवर्नमेंट ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, तो वहाँ पर जाकर के आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने लिए लॉयर वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे हैं कि अलग-अलग एरिया में ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जैसे हमसफ़र ट्रस्ट है ऑल ओवर इंडिया, उसके हेल्पलाइन नंबर आप चेक कर सकते हैं, या फिर नज़रिया फाउंडेशन है या ट्वीट फाउंडेशन है, या और भी जो संस्थाएँ हैं जैसे संबंध है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं कि जहाँ पर आप उनके हेल्पलाइन पर आप जाकर के बात करें, आप उनको देखें कि वो क्या मदद आपको दे सकते हैं। एंड मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन आपको कोशिश, जो बहुत वर्स्ट से वर्स्ट केस होगा उसमें ये होता है कि ठीक है कि कहीं न कहीं कुछ फाइनेंशियल भी अगर चाहिए होता है तो वो भी हेल्प होती है। पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि सबसे बेटर है कि आप इस नौबत तक ना पहुँचे। आप उसका फ़ोटो देखें, आप उसका वीडियोज़ के साथ बात करें, या फिर आप उसका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लें, या अगर एड्रेस अगर देता है अपनी जगह पे मिलने के लिए या आपकी जगह मिलने के लिए वो कहता है, तो आप उसे पब्लिक प्लेस पे मिलने की कोशिश करें। या फिर 1-2 बार आपको डाउट लगता है, तो 1-2 बार आप मिलें, बातें करें, और जब भी आप जाएँ,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना लाइव लोकेशन अपने किसी फ्रेंड्स को भेजें। जिस पर्सन के पास आप जा रहे हैं उस पर्सन का फ़ोटो या उसका कॉन्टैक्ट नंबर या उसका एड्रेस जो भी आपके पास अवेलेबल है आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ताकि क्या होगा कि अगर आपके साथ कोई भी इस तरीके की सिचुएशन या मिसहैपनिंग होती है तो एटलीस्ट आप उसके बारे में जानकारी उसे इमीडिएट बेस पे आप दे सकते हैं कि ठीक है मुझे यहाँ हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा नहीं भी बात करेंगे तो वहाँ पर वो आ सकते हैं। तो अभी अगर हम हेल्थ प्रोस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो एचआईवी एसटीआई का भी प्रिकॉशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई बारी कहते हैं कि नहीं ठीक है कि मेरा रेगुलर पार्टनर है या मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है या जो भी है, आप उसके साथ कर रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट। चलिए प्रिकॉशन किसी वजह से रह जाता है, तो एचआईवी के लिए मेडिसिन्स हैं। आप उसका प्रॉपर गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एचआईवी के जो आईसीटीसी सेंटर्स हैं या एआरटी सेंटर में जा कर के आप वहाँ पर अपना टेस्ट करवा के अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एसटीआई का भी ट्रीटमेंट है, क्योरेबल है। कोई भी एसटीआई अगर आप जाते हैं तो वो क्योरेबल है। एचआईवी क्योरेबल नहीं है, इसलिए उसका एआरटी मेडिसिन आपको अभी लाइफ लॉन्ग लेना होता है। कि अगर कोई पर्सन एचआईवी इन्फेक्टेड है और उसके साथ अगर मान के चलो कि कोई डिस्क्रिमिनेट करता है या एचआईवी की वजह से उसकी जॉब अगर जाती है, तो एचआईवी एक्ट है, उसके अंदर बहुत क्लियरली कहा गया है कि किसी भी इंसान को एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से उसकी जॉब नहीं जा सकती, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, खाने को लेके, कहीं रहने को लेकर के, उसका शेयरिंग को लेके, या फिर कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान उसे किसी भी फैसिलिटी के लिए मना नहीं कर सकता है। तो ये कानून को आप अगर जो लॉ पोर्टल है वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, और अलग-अलग फॉर्म में हिंदी या इंग्लिश में आपको ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। मान के चलो कि अगर आप अपने किसी पार्टनर के साथ हैं, आज आपके रिलेशन अच्छे हैं और कल आपके रिलेशन ख़राब होते हैं, आपके वीडियो बना, एमएमएस बना, और कल अगर किसी वजह से उसने जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपका वीडियो किया है, तो साइबर क्राइम के तहत आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं। और साथ के साथ जिस प्लेटफ़ॉर्म पर वो अपलोड हुआ है, उस प्लेटफ़ॉर्म पर आप एफआईआर के थ्रू उसे डाउन करने का रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर थोड़ा लंबा होगा, मे बी हो सकता है कि वहाँ से वो डाउनलोड करना बंद हो जाए या वो हट जाएगा। लेकिन जितने लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, अपने पास रखा है, मे बी हो सकता है टाइम टू टाइम वो आपको रिफ्लेक्ट होगा। उसके लिए कहीं न कहीं होता है कि लॉ है कि इस तरीके से कोई पोस्ट नहीं कर सकता या सर्कुलेट नहीं कर सकता है। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा है कि जहाँ पर आप एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो कोशिश यही रहेगी कि आप इस तरीके के वीडियोज़ या इस तरीके के कुछ भी पर्सनल आप इन्फॉर्मेशन किसी और के फ़ोन में या इवन कि अपने फ़ोन में भी आप ना बना कर के रखें, ताकि कल के दिन वो आपके लिए चैलेंजिंग ना हो। मेरा आप सबसे एक सजेशन कह सकते हैं या मैसेज कह सकते हैं कि आप लोग अगर सोशल मीडिया डेटिंग ऐप बहुत सारे आज आपको मिल जाएँगे। आप किसी भी मोबाइल, एंड्रॉयड या फिर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, एंड उसके थ्रू आप घर बैठे बहुत सारे लोगों तक अप्रोच करते हैं। जानकारी आपके पास है, लेकिन क्या सिर्फ़ आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने तक ही आप जानकारी रखते हैं, या फिर अपने लिए आप एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, या फिर अपने लिए आप जानकारी रखते हैं? तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पर आप जाके जानकारी आप रखें, आप उसके बारे में जानें, आप उसको समझें कि ये मेरे कब काम आ सकता है, कैसे काम आ सकता है। तो उन इन्फॉर्मेशन को रखें, जब ज़रूरत हो तो उनको सही इस्तेमाल करें और दूसरों के साथ भी ये साझा करें। तो उम्मीद यही है कि आप लोग अगर सजग होंगे, तो शायद एक अनहोनी होने से आप बच सकते हैं और आप किसी को बचा भी सकते हैं। जोश टॉक्स ने पार्टनर किया है पतंग के साथ। इस चैनल यानी जोश टॉक्स पतंग को आप सबके सामने लाने के लिए। पतंग इज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्वियर, रेस्ट, रिजुविनेशन एंड नेटवर्किंग। पतंग जिज्ञासा, जॉय, प्यार और कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। चलिए पतंग के साथ जुड़ते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपनी कहानी शेयर करने के लिए हमें मेल कीजिए।